हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 2 से शुरू करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है और भी कई सारे चैप्टर्स हैं, उन सभी की लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो ज़रूर से उन्हें भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 4.2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से शुरू करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिन्हें हम देखकर, सुनकर, सूंघकर पता लगा सकते हैं, वो होती हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इसमें केमिकल चेंज आता है, यानी रिएक्टेंट से एक नया प्रोडक्ट बनता है। इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि वुड, जब हम लकड़ी को जला देते हैं और वो कोल में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम वापस से कोल से वुड नहीं बना सकते। ये चेंज कैसा है? इरिवर्सिबल है, मतलब हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। यानी केमिकल चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गई इसमें। इसे ही बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिसमें एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, इसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल हैं वुड से कोल कन्वर्ट होना, फोटोसिंथेसिस एट्सेट्रा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। यानी मेटल्स को हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, नॉन मेटल्स को हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, और फिर देखेंगे कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या नहीं है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, वो रिएक्शन होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आप लोहे में जंग लगने के बारे में तो जानते होंगे, ये आपने अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन ये कैसे लगती है, कौन सी रिएक्शन होती है और किस तरह से होती है, केमिकल नेम क्या होता है प्रोडक्ट का और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी देखेंगे इसके बारे में। You had also performed in class 7th an activity of burning a magnesium ribbon in air. आपने क्लास 7th में ये एक्टिविटी करी होगी कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या आता है। देखिए, जब आप मैग्नीशियम वायर को या फिर मैग्नीशियम रिबन कह सकते हैं, उसको जब आप जलाते हैं तो प्रोडक्ट में आपके ऐश आती है। क्या आती है? ऐश, यानी राख आती है, और वो जो ऐश होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, you had learned that in both the processes oxide formation takes place. both the processes यानी दोनों प्रोसेस। कौन से दोनों प्रोसेस? मतलब मैग्नीशियम का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, यानी ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। और जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ तो ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है ना। आपकी रिएक्शन ये दी गई है यहाँ पे। तो जो आयरन है जब वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो प्रोडक्ट में हमारा क्या आता है? Fe2O3.XH2O, फेरिक ऑक्साइड आती है। फेरिक ऑक्साइड मीन्स ये हमारी रस्ट होती है। तो दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है? ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्शन आपकी यहाँ पे भी दी गई है कि जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो Fe2O3.XH2O बनता है, और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इस एक्टिविटी में आपको थोड़ी सी रस्ट चाहिए। आपको 1 स्पून रस्ट लेनी है, उसको वाटर में डिज़ोल्व करना है। डिज़ोल्व करने के बाद अच्छे से शेक करना है। शेक करने के बाद आपको लिटमस पेपर से चेक करना है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो जब आप उसे चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपका सॉल्यूशन है वो एक्चुअली बेसिक है। अब ये कैसे हुआ? देखिए, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, रस्ट क्या है आपकी? आयरन ऑक्साइड है, यानी मेटल ऑक्साइड है। और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं हमारे, वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, यानी हमारी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होती है।
डिजोल्व सम रस्ट इनटू वाटर टू नो द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट किया, यानी जब जंग यानी आयरन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया उसने, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू एंड ब्लू लिटमस डज नॉट शो एनी चेंज। तो हमारे सॉल्यूशन में जब हमने रेड लिटमस पेपर डिप किया तो वो ब्लू में चेंज हो गया, और जब ब्लू लिटमस पेपर डिप किया तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। ऑलवेज रिमेंबर, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। आई बात समझ? तो यहाँ पे आपने वाटर और रस्ट लिया था, आपका सस्पेंशन तैयार हो गया था, आपने इसे लिटमस पेपर से चेक किया, और लिटमस पेपर से चेक करने के बाद आपका रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया। दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका, डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉपर में भी जंग लगती है। मैंने कॉपर की वेसल पर एक ग्रीनिश डिपॉजिट देखी है। तो क्वेश्चन में ये आ रहा है कि ये जो ग्रीनिश डिपॉजिट है, क्या ये जंग होती है? नो, कॉपर डज नॉट रस्ट। आपकी जो कॉपर होती है उसमें रस्ट नहीं लगती है। जब कॉपर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से ही उस पर ग्रीनिश डिपॉजिट आ जाती है, क्योंकि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है कॉपर, है ना, लेकिन वो जंग नहीं होती है। सो व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये आपकी रिएक्शन लिखी है, तो CuOH2 यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, एंड CuCO3 यानी कॉपर कार्बोनेट बनेगा, एंड दिस इज द ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर वेसल। आई बात समझ? आपके येलो बॉक्स में भी यही दिया है, व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, यानी जब आपकी कॉपर वेसल मॉइस्ट एयर में मॉइस्चर के कांटेक्ट में बहुत लंबे समय तक रहती है, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, उसमें एक धुंधली धुंधली ग्रीन कोटिंग आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। अब ये जो ग्रीन मटेरियल होता है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। अब यहाँ पे भी रिएक्शन दी गई है, तो ये बात क्लियर हो गई कि कॉपर में जंग नहीं लगती है, उस पर जो ग्रीन डिपॉजिट होता है वो मिक्सचर होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। आई बात समझ? ओके। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब आपने मैग्नीशियम रिबन को जो बर्न किया था उसकी एक्टिविटी को रिकॉल करना है। द ऐश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक या फिर बेसिक नेचर। अब आपकी जो मैग्नीशियम है वो क्या है, मेटल है या फिर नॉन मेटल है? मैग्नीशियम आपका मेटल है, तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और जब आपने उसे चेक करेंगे लिटमस पेपर से, तो वो बेसिक नेचर का आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है एंड मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, है ना। ये रिएक्शन आपकी दी गई है, मैग्नीशियम प्लस O2 इज MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी रेड लिटमस पेपर आपका ब्लू में चेंज हो जाएगा विच मीन्स बेसिक, और जो ब्लू लिटमस पेपर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? Basic. How you must have observed that the red litmus turns blue, so oxides of magnesium is also basic in nature. In general, metallic oxides are basic in nature. तो आपने देख लिया होगा कि जो रेड लिटमस है आपका वो ब्लू में चेंज हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो भी बेसिक नेचर का है। इसका मतलब मेटलिक ऑक्साइड्स आपके बेसिक नेचर के होते हैं। बात क्लियर हो गई? ओके। अब आपके इस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा ही हैं। अगर आप सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं, कंक्लूजन आपको पता है, तो इससे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना। सो एक्टिविटी 4.4 में आपने क्या करना है, थोड़ा सा पाउडर्ड सल्फर लेना है डीफ्लैग्रेटिंग स्पून में। अगर आपके पास डीफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं है तो आपको कोई भी मेडिकल सिरप जो होता है उसका कैप लेना है, जो कि मेटल का होना चाहिए, और उसको एक वायर की हेल्प से कनेक्ट कर देना है। तो बन गई आपकी डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। आपको उसमें थोड़ा सा सल्फर लेना है और उसको बर्न करना है, और जैसे ही वो जलना शुरू हो जाए उसे एक ग्लास टम्बलर में रख देना है। ठीक है, तो जब
सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, बर्न होना शुरू हो जाएगी, तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर हमारा नॉन मेटल है, मेटल नहीं है, तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। और जब सल्फर डाइऑक्साइड उसमें बन जाए, अच्छे से सल्फर जल जाए, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी लिड उसकी हटानी है, उसमें थोड़ा सा वाटर डाल देना है और उसको अच्छे से शेक करना है। शेक करने के बाद आपका क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, H2SO3 बन जाएगा। ओके, तो जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी तो उसने SO2 बनाया, और जब SO2 में आपने वाटर को मिक्स कर दिया तो बन गया आपका H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड। और ये जो सल्फ्यूरस एसिड है ये किससे बना है? नॉन मेटल से बना है। ठीक है, सल्फर क्या है? हमारा नॉन मेटल है। सो इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये क्या कर देगा? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमारे जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, और हमारे जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब भी ब्लू आपका रिजल्ट है, ब्लू बी बेसिक, आपका रिएक्शन कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। और अगर आपका रेड है, रेड यानी डेंजर यानी एसिडिक। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं। इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। आपका जो लिटमस पेपर ब्लू वाला है वो रेड में चेंज हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सल्फर इज अ नॉन मेटल, सो द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। सल्फर एक नॉन मेटल है, तो जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के वो जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। समझ में आ गई बात? ओके। टेबल 4.4 में आपको कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स लिखने हैं जो कि आपके एसिड्स और बेसिस में प्रेजेंट होते हैं। आपने बेस का नाम लिखना है और उसमें जो मेटल यूज़ हुआ है वो, और आपको एसिड का नाम लिखना है और उसमें जो नॉन मेटल यूज़ हुआ है वो। तो फर्स्ट वन है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपका मेटल है कैल्शियम। सेकंड है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला होता है MgOH2, इसमें आपका मेटल है मैग्नीशियम। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, मेटल इज Fe यानी आयरन। ZnOH2, नेम ऑफ द बेस इज जिंक हाइड्रोक्साइड, और इसमें मेटल है Zn यानी जिंक। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें आपका मेटल है Na। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिस और उसमें मेटल्स जो हैं। अब नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ एसिड। आपको एसिड का नाम लिखना है और उसमें जो नॉन मेटल यूज हुआ है वो लिखना है। फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में आपका नॉन मेटल आ जाता है सल्फर, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें है नॉन मेटल क्लोरीन, Cl। HNO3, इसमें नाइट्रिक एसिड, आपका नॉन मेटल है नाइट्रोजन, H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड, नॉन मेटल इज फॉस्फरस। कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसमें आपका नॉन मेटल है कार्बन। ठीक है, तो मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सोडियम, ये क्या है आपके? ये आपके मेटल्स हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, ये सब आपके नॉन मेटल्स हैं। ओके, so the name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas। तो जब सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया आपने तो जो आपका प्रोडक्ट बना वो क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अब प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सल्फर और ऑक्सीजन ये क्या है? ये रिएक्टेंट हो गए। जो रिएक्ट करता है वो रिएक्टेंट होता है, और इसका जो रिजल्ट आता है यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। सल्फर और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है। जो रिएक्ट करता है वो रिएक्टेंट है, और जो रिजल्ट में आता है वो प्रोडक्ट होता है। आई बात समझ? ओके। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब आपने सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया तो क्या बना? सल्फ्यूरस एसिड बना। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। जब आपने SO2 को वाटर में डिजॉल्व करवाया तो H2SO3 बन गया। बिल्कुल। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। सल्फ्यूरस एसिड ने आपके ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया। इट मीन्स द सॉल्यूशन इज एसिडिक। Generally, oxides of non-metals are acidic in nature. Clear हो गया? Okay. Now reaction with water. Let us see how metals and non-metals react with water. अब हम देखेंगे कि metals और non-metals water के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम बहुत ज़्यादा एक्टिव और रिएक्टिव मेटल होता है जिसका सिंबल होता है Na। इट रिएक्ट्स विगोरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा विगोरसली और वायलेंटली रिएक्ट करता है। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, मीन्स हमारी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ओके,
इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन, और इसीलिए हम सोडियम को कैरोसिन में स्टोर करते हैं। सोडियम 6th मोस्ट अबंडेंट मेटल है। इसका कलर होता है सिल्वरी वाइट। ये सॉफ्ट और शाइनी मेटल है, इसीलिए ये एक्सेप्शन भी है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि इसकी मेटेलिक बॉन्ड्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, इसीलिए ये सॉफ्ट होता है। ओके, नाउ एक्टिविटी 4.5। इस एक्टिविटी में आपको गेहूं के दाने के जितना सोडियम चाहिए और आपको 250 मिलीलीटर का बीकर चाहिए या फिर ग्लास टम्बलर। उसको आपको हाफ वाटर से फिल कर देना है और आपको जो छोटा सा सोडियम का पीस है उसको अच्छे से आप ड्राई कर लीजिए कॉटन की हेल्प से, पेपर की हेल्प से, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको उस गेहूं के दाने के जितने सोडियम के पीस को वाटर में प्लेस करना है और जैसे ही आप इसे प्लेस करेंगे ये बहुत विगरसली और वायलेंटली जलना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। और इस ऑब्जर्वेशन के टाइम पे आप इसे दूर रहें, बीकर से आपको दूर रहना है। और जब ये अच्छे से उसमें बर्न हो जाए फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि जो आपकी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। सोडियम हमारा मेटल है या नॉन मेटल? सोडियम हमारा मेटल है, तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और जब हम इसे लिटमस पेपर की हेल्प से चेक करेंगे तो हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा। इट मीन्स मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। क्लियर हो गया? इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।